नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अली मतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। कोरोना बंदी में तीसरे मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में काफी बदलाव आ चुका है। अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, हवाई जहाज उड़ने लगे हैं और ट्रेनें चलने लगी हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मास्क लगाना हो, घर में रहना हो, इन सारी बातों में जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। सामूहिक प्रयास से कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत के विकास से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में काफी काम हुआ है और प्रवासी मजदूरों को देखते हुए नए कदम उठाने हैं, जिस पर काम भी चल रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर गांव आत्मनिर्भर होते तो कई समस्याएं सामने नहीं आती। आज हमारे श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं। जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, जिसके श्रमिकों के बाहुबल में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य है, उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है। पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया, तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, कहीं स्टार्टअप्स इस काम में जुटे हैं, कहीं माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे भी गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है। और प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बिहार के हिमांशु ने नमो ऐप पर लिखा कि वो ऐसा दिन देखना चाहते हैं कि भारत पेट्रोल, डीजल, यूरिया और खाद्य तेल जैसी कई चीजों का आयात कम से कम करे। पीएम ने कहा कि इन चीजों का विकल्प भारत में तैयार किया जा सकता है। वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। बिहार के हमारे एक साथी श्रीमान हिमांशु ने मुझे नमो ऐप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे, चाहे पेट्रोल, डीजल, ईंधन का आयात हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं। हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजें बाहर से आती हैं जिन पर हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, जिनका विकल्प हम आसानी से भारत में तैयार कर सकते हैं।
और चलिए अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के मन की बात में क्या कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में चुनौतियां अलग अलग प्रकार की हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर देशवासी कोरोना से खुद जंग लड़े, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल चुका है। उन्होंने कहा कि सावधानियों के साथ विमान भी उड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइट्स की शुरुआत की गई है उसका जिक्र किया। सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कई लोग आगे आए हैं और सेवा की है। भारत में कोरोना फैलने की दर कम है, ये उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर हमारे लैब में भी काम चल रहा है और साथ ही संकट की चोट गरीबों और श्रमिकों पर पड़ी है। प्रधानमंत्री ने यह बात मानी। दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति ठीक है, ये एक बेहतर आश्वासन कह सकते हैं। पूर्वी भारत के विकास से देश का विकास संभव है। पूर्वी भारत का जिक्र किया, खासकर अगर हम श्रमिकों की बात करें, पीएम ने सीवान के हिमांशु की सलाह का भी जिक्र करते हुए कहा कि वाकई देश को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। जिन चीजों को बाहर से आयात किया जाता है उनका कम से कम आयात हो, इसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से देश के लोगों को महामारी संकट से निकलने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिली है। ये बातें बिहार सरकार के कृषि सह पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने कही। गया के स्वराजपुरी रोड स्थित वर्णवाल धर्मशाला में प्रोजेक्टर के जरिए दूरदर्शन पर पीएम के मन की बात देख रहे थे और उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के मन की बात ऋषि के साथ का आयोजन पटना के बीजेपी कार्यालय में भी किया गया। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मन की बात सुनने पहुंचे थे, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर से लेकर कई पदाधिकारी शामिल थे। दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि मन की बात सप्तऋषियों के साथ दीघा में 408 बूथों पर सुना गया और सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ जोड़ा गया। संजीव चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कोरोना संकट को लेकर लोगों की हौसला अफजाई की है, उसको बीजेपी कार्यकर्ता आत्मसात करेंगे। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर छोटे विषयों पर कहने का काम किया और समाज के सामने ये भी बताने का काम किया कि जो समाज के अनेक विषयों को संवेदना को रखते हुए आपने देखा होगा कि कैसे एक दिव्यांग व्यक्ति ने भी मास्क वितरण करने का काम किया, कैसे महिलाएं सशक्तिकरण और सब लोगों ने जो जहां थे वो राशन, फूड पैकेट, मास्क समाज को संवेदन के साथ आत्मसात करते हुए सब अपनी भूमिका में वितरण का काम किया, वो संदेश देने का काम किया और हर छोटे विषय को पहलू को छूने का काम किया। पशु हो, पक्षी हो, अभाव किसी का ना हो, सबकी रचना को संरचना में समाज के साथ हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। प्रधानमंत्री के मन की बात से पहले पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉल से जुड़े। दीघा विधानसभा क्षेत्र से 408 बूथ से इस वर्चुअल रैली में जुड़े लोगों को रविशंकर प्रसाद ने संबोधित भी किया। छोटी सी इस वर्चुअल रैली को दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने आयोजित किया। रैली को लेकर क्या कुछ बातें हुई, बता रहे हैं संवाददाता ब्रिजम पांडे। बिहार बीजेपी लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए नए प्रयोग कर रही है। वर्चुअल रैली से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। अभी मेरे पीछे जो डिस्प्ले है उसमें वर्चुअल रैली की जा रही है। इसमें 408 लोग जुड़े हुए हैं। 408 बूथ से जो सप्तऋषि हैं वो जुड़े हुए हैं और सीधे रविशंकर प्रसाद को सुन रहे हैं। सीधे संजीव चौरसिया से जानना चाहते हैं, सर इस तरह का प्रयोग कैसा? निश्चित तौर पर मुझे ये लगा कि मन की बात सप्तऋषि के साथ प्रत्येक बूथों पे हो रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने कार्यकर्ताओं को आग्रह किया कि 408 बूथों पे, और मैं बताना चाहूँगा कि सभी समाज के लोग अभी सुन रहे हैं। वो सबनपुरा में अकलियत भाई वो भी सुन रहे हैं, चितकोहरा में सिख समाज के लोग हैं वो भी हैं, फादर क्राइस्ट क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी वहाँ दीघा में सुन रहे हैं, स्लम में है, नक्टा दियारा में है, सभी स्थानों पर बूथों पर 7-7
लोग कम से कम सुन रहे हैं। जी, इसका उपयोग अभी माननीय अमित शाह जी की रैली आगे कुछ दिनों में होने वाली है, जो वर्चुअल रैली होगी, उसी तरह से माननीय नड्डा जी की भी होने वाली है। और इसको अलग अलग क्षेत्रों में बना करके हम लोग 243 विधानसभा की एक तरह से सब जगह हर बूथ तक के कार्यकर्ता माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इन सबसे डायरेक्ट जुड़े नड्डा जी से, यह एक हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है, कार्यक्रम। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं पटना के बीजेपी कार्यालय में और आप देखिए किस तरह से संवाद किया जा रहा है सीधे रविशंकर प्रसाद से। रविशंकर प्रसाद केंद्र में मंत्री हैं, दिल्ली में अभी मौजूद हैं और वहां से अपने कार्यकर्ता साथ ही अपने नेता से भी बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से देखिए संवाद किया जा रहा है उनके साथ। और आपको बता दें देखिए भैया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सभागार से बोल रहे हैं, माननीय नागेंद्र जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपकी विचारों को सुन रहे हैं। माननीय नागेंद्र जी भी संबोधित करेंगे, माननीय नागेंद्र जी संगठन महामंत्री भी संबोधित करेंगे सभी को। देखिए यहाँ से जिस तरह से ये प्रयोग किया जा रहा है और ये एक वर्चुअल रैली के तौर पे यूज किया जा रहा है। जो केंद्र में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद वो संबोधित कर रहे हैं, साथ ही यहाँ से टू वे कम्युनिकेशन भी लोग कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है। एक तरह से वर्चुअल रैली की ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। कंसन राजू के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। केंद्र सरकार के अनलॉक 1 के ऐलान के बाद कई राज्यों में धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन बिहार में यह छूट नहीं मिलने वाली है। मंदिर बंद रहने का असर पटना के महावीर मंदिर पर भी पड़ा है और भक्तों के नहीं आने से मंदिर प्रबंधन को करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। मंदिर को होने वाली आय से कई संस्थाएं चलती हैं। कोरोना बंदी के इस दौर में बिहार में सभी मंदिर बंद हैं। उत्तर भारत में वैष्णो देवी के बाद आय के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े महावीर मंदिर में पिछले 2 महीने में मंदिर बंद होने की वजह से 4 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में जो ये महावीर मंदिर है, यहाँ पर पिछले 65 दिनों से लॉकडाउन के कारण सारी गतिविधियाँ ठप है। मौजूदा समय में महावीर मंदिर की सालाना आय करीब 24 करोड़ रुपए है, जबकि इसका सालाना बजट 200 करोड़ रुपए से अधिक का है। करीब 300 वर्ष प्राचीन महावीर मंदिर पटना में हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और मंगलवार को करीब 5,000 किलो नैवेद्य की बिक्री यहाँ पर होती है। रोजाना 2,500 किलो यहाँ नैवेद्य बिकता रहा है। महीने भर में अगर बात कर लें तो नैवेद्य की बिक्री 80,000 किलो के लगभग है। रामनवमी पर तो करीब 20,000 किलो नैवेद्य की बिक्री एक दिन में हो जाती है। लॉकडाउन के कारण इस बार रामनवमी में भी महावीर मंदिर बंद रहा था। फिलहाल महावीर मंदिर से जो आय होती है, उस आय से यहाँ पर गरीबों के लिए महावीर कैंसर अस्पताल, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर नेत्रालय जैसे अस्पताल संचालित किए जाते हैं और इन अस्पतालों में गरीबों का कम पैसे में इलाज किया जाता है। हालांकि लॉकडाउन 5th कह लें या अनलॉक 1 कह लें, जो केंद्र सरकार द्वारा कल जिसकी घोषणा की गई है, उसके अनुसार अगले 1 सप्ताह के बाद जो मंदिर है वो खोले जाने हैं। लेकिन बिहार में 15 जून तक सरकार ने इस लिहाज से फैसला लिया है कि यहाँ लॉकडाउन 4 वाली स्थिति रहेगी। वैसे में फिलहाल महावीर मंदिर के खुलने की संभावना 15 जून के बाद ही बनती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से लोगों को राशन देने की व्यवस्था की गई है। हमारी टीम रियलिटी टेस्ट के लिए वैशाली के एक जन वितरण प्रणाली पहुंची, जहां पर दुकान का जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान बिहार सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। उसी में है जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को अनाज मुहैया कराना। और इस वक्त हम एक जन वितरण प्रणाली के दुकान में है जो वैशाली जिले में पड़ता है और यहाँ पे प्रोसेस लगातार जारी है। लोग पहुंच रहे हैं और अपना अनाज ले रहे हैं और ये जानना बेहद जरूरी था कि लोगों को अनाज सही तरीके से मिलता है कि नहीं। अनाज वगैरह सब ठीक ठाक मिल रहा है? एकदम ठीक। नहीं ऐसा है कि दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं? वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। अनाज हमको सही से मिल रहा है, सही टाइम से मिल रहा है। कितना मिल रहा है? आदमी पर 5 किलो। अच्छा, ये कितना देना है? सरकार की तरफ से कितना आदेश मिला है? पर यूनिट 5 किलो फ्री वाले में। फ्री वाले में पर यूनिट 5 किलो। हाँ। अच्छा, उसमें क्या क्या दे रहे हैं? चावल है सिर्फ 5 किलो फ्री में,
जैसे 5 यूनिट है तो 25 किलो फ्री है और 1 किलो दाल है राहड़ी का। अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है, जो कुछ बट रहा है सही से बट रहा है, इसमें कोई तरह का सरकार की तरफ से जितना निर्देश है वो पालन हो रहा है? पालन हो रहा है उसमें। और ये चावल है, इस बार अरवा चावल दिया जा रहा है। ये चावल की क्वालिटी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चावल है, इसके अलावा गेहूं दिया जा रहा है और इसके अलावा दाल भी दिया जा रहा है, राहर दाल। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राहर दाल भी है। तो सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उसके हकीकत जानना बेहद जरूरी था। इससे चलते हम एक इंटीरियर इलाकों में पहुंचे और ग्रामीण इलाके में ये जानने की कोशिश कर रहे कि जन वितरण प्रणाली के तहत जो सामान मिल रहा था लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। लेकिन फिर अच्छी बात है कि ये सामान लोगों तक पहुंच रहा है और लोग सरकार की इस योजना से संतुष्ट भी दिख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। लॉकडाउन में ढील मिलते ही राज्य के मजदूरों को ग्रामीण इलाकों में काम मिलना भी शुरू हो गया है, लेकिन काम करने वाले और इन मजदूरों से काम कराने वालों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाजीपुर वैशाली बॉर्डर पर गंडक परियोजनाओं में पुलिया के निर्माण में लगे लोगों से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है, लॉकडाउन 5 की शुरुआत होने वाली है और धीरे धीरे लोगों की जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर, ग्रामीण इलाकों की तस्वीर, जो देखना बेहद सुखद है क्योंकि ये अमूमन ये तस्वीर लॉकडाउन के पहले हर रोज दिखते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद कई सारे लोग जो खासकर छोटे छोटे कामगार मजदूर थे वो बैठ गए थे। लेकिन लॉकडाउन में जैसे जैसे ढील देती चली गई वैसे वैसे लोगों को काम भी मिलने लगा। और इस वक्त देखिए गंडक नदी की परियोजना चल रही है, उसमें एक पुलिया का निर्माण हो रहा है और ये वैशाली जिला में पड़ता है जहाँ पे लोग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। चूंकि मानसून भी आने वाला है, कितने दिन के बाद काम कर रहे हैं? 2.5 महीना के बाद। तो कैसे चला इस दौरान घर? अब जैसे तैसे चला। अब क्या स्थिति है? अभी ठीक है, काम मिलने लगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब 13 तारीख से काम कर रहे हैं। अच्छा, काम मिलने लगा। और ये पैसा वैसा सब टाइम पे मिलता है ना? हाँ, पैसा मिलता है, उसमें दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं। काम तो चालू है। ये काची का काम चल रहा है? गंडक विभाग से। अच्छा, ये बताइए लॉकडाउन में कैसे गुजरा, घर बार कैसे चला? लॉकडाउन में तो बैठल थे सर, लॉकडाउन में बैठे हुए थे घर पे, 2.5 महीना बैठे, उसके बाद आगे काम किए। अब तो काम शुरू हो गया, सरकार की तरफ से आदेश मिल गया, तो अब मजदूर वगैरह मिल रहे हैं? मिल रहा है, कुछ कुछ मिल रहा है, लेकिन पहले जैसा अभी भी दिक्कत है नहीं? दिक्कत है अब लेकिन अब जिंदगी पटरी पे आ गया है ना धीरे-धीरे? हाँ, आ रहा है, धीरे धीरे तय करेगा। तो देखिए जिंदगी पटरी पे आने लगी और जाहिर सी बात है ऐसे काम अब ग्रामीण इलाकों में दिखने लगे हैं। और हम आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीर बेहद सुखद है क्योंकि देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रतिदिन कमाना पड़ता है, खाना पड़ता है और लॉकडाउन में बहुत बड़े समय तक लोगों को रोजगार के लिए जूझना पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे अब सरकार ने आज कई सारी ढील दी है जिसमें रोजगार मिलने लगा लोगों को और लोग काम भी करने लगे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, हाजीपुर। तो कोरोना काल में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या के बीच मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कमला नदी के उड़ाही के कार्य में करीब 450 कामगारों को उनके अपने पंचायत में ही रोजगार का अवसर मिला है, जिससे मजदूर काफी खुश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 1957 में आई नया दौर फिल्म के इस गाने में मेहनत कश मजदूरों ने कठिनाइयों से पार पाने के लिए जिस तरह की हिम्मत और एकजुटता दिखाई है, कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों मधुबनी के कई गांवों में भी दिख रहा है। कोरोना बंदी के चलते दूसरे प्रदेशों से थक हार कर घर लौटे हजारों प्रवासी मजदूरों को अब अपने गांव में ही मनरेगा के तहत रोजगार का अवसर मिल गया है, जिससे मजदूरों में काफी खुशी है। इससे पहले हैदराबाद में थे हम, वहाँ पे लॉकडाउन में हम लोग यहाँ फंस गए तो नहीं जा पाए, तो अब हमारे गांव में रोजगार चल रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है कि हम अपने गांव में ही रहेंगे और गांव में ही काम करेंगे। क्या दिन से काज कर रहा छियै? अब 6 दिन से। मास्क जे पहिरने छियै से के देलखिन? मुखिया जी। ओ अपने नहीं खरीदली, मुखिया जी देलखिन? हाँ। और साबुन उबुन हाथ धोइला भेटल है? हाँ, साबुन देलखिन। काम से संतुष्ट छियै? हाँ, संतुष्ट। मधुबनी जिले में अभी तक करीब 47,000 मजदूरों को
रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं सिर्फ झंझारपुर प्रखंड की बात करें तो यहाँ अगले 2 दिनों में करीब 20,000 कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जो लोग भी बैठे हुए हैं और काम की तलाश में हैं, मनरेगा के तहत अपने अपने पंचायत में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सभी पंचायतों में, सभी गाँव में ये स्कीम चालू है। ये मिट्टी उड़ाई के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य बड़े जोरों से चल रहा है। कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स पर भी हमने इसकी शुरुआत की है और प्रत्येक पंचायत में कुछ गांव को चुन के वहाँ वृक्षारोपण का कार्य जोर शोर से जल जीवन हरियाली के अंतर्गत किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रवासी कामगारों की ये फौज मधुबनी जैसे पिछड़े इलाके को विकास की राह पर लाने में योगदान दे सकती है। करीब 2 महीने से बेरोजगारी का दंश झेल रहे प्रवासी मजदूरों को अपने गांव में रोजगार उपलब्ध कराकर जिला प्रशासन ने वाकई सराहनीय काम किया है। अब जरूरत है इस तरह के प्रयासों को और आगे सामाजिक स्तर पर भी बढ़ावा देने की, ताकि मजदूरों के चेहरे पर आई ये मुस्कान हमेशा कायम रहे। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। दूसरे राज्यों से जो मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से दानापुर पहुंच रहे हैं, उन मजदूरों को जिला प्रशासन की तरफ से बसों में फूड पैकेट और पानी की बोतलें दी जा रही हैं। मजदूरों को दिए जा रहे फूड पैकेट में क्या क्या खाने का सामान दिया जा रहा है, हम आपको दिखाते हैं। दानापुर स्टेशन पर मजदूरों को दिए जा रहे फूड पैकेट का रियलिटी चेक किया न्यूज 18 संवाददाता साकित कुमार ने। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से जो मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं और खास करके जो दानापुर स्टेशन पर जो मजदूर उतर रहे हैं, दानापुर स्टेशन तक जो ट्रेन आ रही है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है वो आप देखिए कि ये दानापुर स्टेशन है जहां पर मैं अभी मौजूद हूं। यहां पर जो यात्री या जो मजदूर यहां पहुंचते हैं उनको इसी बस के जरिए, जो बस लगे हुए हैं, इन्हीं बसों के जरिए उन्हें अपने जिले तक भेजा जाता है और इस बस में इन मजदूरों को यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से खाना भी दिया जाता है, या यूँ कहे कि स्नैक्स, नाश्ता के तौर पे यहाँ पर दिया जाता है। जो यहाँ पर आप देखिए वही हम उसी एक काउंटर पे खड़े हैं जहाँ पर कि सभी जो मजदूरों को नाश्ता दिया जाता है वो यहाँ पर पैकेट में बंद किया गया है। पैकेट जो है वो यहाँ पे रखा गया है और इसी पैकेट को मजदूरों को दिया जाता है। हमारे साथ जो यहाँ पर पदस्थापित हैं वो अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, एक बार दिखाइएगा क्या कुछ नाश्ते में दिया जाता है मजदूरों को। तो ये देखिए आप, एक ये मूंग दाल का ये पैकेट है, उसके बाद एक बिस्किट है और 2 ये नमकीन कचौड़ी है, यानी कि ये 3 चीज़ दिया जाता है। साथ ही साथ एक पानी की बोतल दी जाती है मजदूरों को। हम बात कर लेते हैं सर, ये जो दिया जा रहा है खाना, कि आप जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसे आप लोग इसको देते हैं मजदूरों को? जो बस आते श्रमिक लोग जो आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर बस को रोकते हैं। रोकने के बाद उनसे पूछते हैं कि कितने आदमी हैं। आदमी के हिसाब से हम लोग 1 पैकेट नाश्ता और 1 बोतल पानी उनको हम लोग दे देते हैं। जो मजदूर आ रहे हैं ट्रेनों के जरिए वो काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी दूरी सफ़र करके वो आते हैं, भूख और प्यास तमाम चीज़ों को लेकर, और ये तैयारी जो है वो जिला प्रशासन उन मजदूरों तक देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मजदूर को जितना चाहिए उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग पहुँचते हैं उनको एक तरह से स्टार्टर के तौर पर ये दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे राहत जरूर उन मजदूरों को मिल रही है। तो एक अच्छी पहल यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मजदूरों को जो परेशानी हो रही है उसे देखते हुए जरूर ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि इन मजदूरों को सकुशल और पूरी तरह से अपने घर तक पहुँचाया जा सके। कैंपसन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।